हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, यानी जो कि बहुत VVI मैथ आप लोगों के लिए है। यानी वैसे बच्चे जो 2024 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, पूरा एक साल उसने ना एंजॉय किया है, पूरी एफर्ट लगा दो मेरे दोस्तों, आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी जो भी बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपको 5 चैप्टर मैं करवाऊंगा और वही 5 चैप्टर से आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो मैं आप लोगों के लिए आज चैप्टर 1 लेकर के आया हूं। पूरे चैप्टर 1 का थ्योरी का निचोड़ है। जिस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, तो उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। यानी कि आज हम लोग वास्तविक संख्या देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? तो आज हम लोग वास्तविक संख्या देखने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं संख्या के बारे में, नंबर के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में देखते हैं, यानी कि नंबर के बारे में देखते हैं। कुछ नंबर का हम लोगों का महत्वपूर्ण जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, संख्या, तो जो संख्या होता है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक संख्या होता है और दूसरा कैसा होता है? काल्पनिक संख्या होता है। कैसा संख्या होता है? काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, कैसी संख्या? वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, यानी कि जिसे संख्या रेखा पे सूचित किया जा सके, उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। और वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पे दर्शाया नहीं जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या में कौन कौन से संख्या आ जाएंगे? तो जितना है, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, √5 हो गया, सब किस संख्या में आएगा? तो सब के सब रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या में आएगा। काल्पनिक संख्या में कौन सा संख्या आएगा? तो वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके, जिसे संख्या रेखा पे सूचित नहीं किया जा सके, जैसे माइनस, रूट के अंदर क्या हो जाए? माइनस हो जाए, यानी √-3। तो ये सब संख्या जो हो गया, वो कैसा संख्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, यानी कि कैसा संख्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर रूट के अंदर में माइनस दिखे तो काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। और बाकी संख्या जो हो जाएगा वो कैसा संख्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और परिभाषा है वास्तविक संख्या का, वैसी संख्या। कैसी संख्या? वैसी संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो परिमेय संख्या से मिलकर के बना हो और अपरिमेय संख्या से मिलकर के बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या, कौन संख्या? परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा संख्या जो होगा वो कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या का हमारा देखिए पहला परिभाषा है। कौन सा परिभाषा? पहला परिभाषा है परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या का पहला परिभाषा क्या है? वैसी संख्या। कैसी संख्या? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं हो तो वो कौन सी संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे 1/2, 3/4, 4/1, ठीक है ना, 5/6, सब कैसी संख्या हो गया? तो सब का सब हमारा कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या का दूसरा परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल
जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। यानी वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके वो कैसी संख्या होती है? तो वो परिमेय संख्या होती है। जैसे √1, √4, √16, √25। अब देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। यानी सारा संख्या कैसा हो गया? तो ये संख्या कैसी संख्या हो गया? तो ये परिमेय संख्या हो गया। कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट, परिमेय संख्या का एक और परिभाषा है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, कौन सा प्रसार? जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो, क्या हो? या तो शांत हो या अशांत हो। क्या हो? अशांत हो। लेकिन अशांत कैसा हो? तो अशांत आवर्ती हो। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब देखिए शांत दशमलव प्रसार, जैसे 3.4, 5.6, ये सब क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। यानी ये भी कैसा संख्या है? तो ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, अशांत आवर्ती, यानी वैसा दशमलव प्रसार जो क्या हो? अशांत आवर्ती हो। क्या हो? अशांत आवर्ती। यानी 3.6 और 6 पे दे दिए रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब होता है यही जो अंक है ना वो बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। और तीनों जो परिभाषा है वो किसका है? परिमेय संख्या का। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि बताइए √25 कैसी संख्या है? तो ये कैसी संख्या है भाई? ये परिमेय संख्या है क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर दिया जाएगा √3/√36 कैसी संख्या है ये? बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है? तो देखिए 3 है तो 3 और 36 का वर्गमूल 6, ये कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यानी कि आप लोगों को परिमेय संख्या क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके। जैसे रूट के अंदर आप 2 ले लीजिए, रूट के अंदर आप 3 ले लीजिए, रूट के अंदर आप 5 ले लीजिए। ये सब कैसा संख्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। तो ये भिन्न क्या होगा? चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। तो यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना? वो भी एक प्रकार का क्या होता है? भिन्न होता है। लेकिन पूर्णांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पूर्णांक की बात करते हैं। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो, कहां से शुरू हो? 0 से शुरू हो और बढ़ते क्रम में अनंत तक जाए। कहां तक जाए? अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं हो। और घटते क्रम में भी कहां तक जाए? वो अनंत तक जाए। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैसी संख्या को हम लोग इंटीजर कहते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये पूर्णांक संख्या जो है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यानी इसको 3 पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए 1 से लेकर के एकदम अनंत तक चला जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 को हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। और जो माइनस की ओर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नकारात्मक, यानी इसका एक और नाम है ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कैसा पूर्णांक कहते हैं इसको? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, यानी इसको निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिएगा
क्या है, तो हमारा पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन, तो एक हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया, कैसा पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया, और दूसरा हमारा कैसा पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और तीसरा हमारा क्या हो गया, शून्य पूर्णांक हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसी पूर्णांक से, यानी कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, और जो हमारा शून्य पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक को जब हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो हम लोगों को मिलता है एक नया संख्या जिसका नाम है पूर्ण संख्या, यानी उसको होल नंबर कहा जाता है। यानी वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो और बढ़ते क्रम में कहां तक चला जाए, अनंत तक चला जाए। कहां तक चला जाए, अनंत तक चला जाए, तो वो कैसा संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव जो नंबर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। यानी इसका परिभाषा होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन नहीं, याद रखिएगा, वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और बढ़ते क्रम में अनंत तक जाए, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैसी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा, किसको, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक संख्या को, फिर उसके बाद सम संख्या को, विषम संख्या को, भाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या को। क्योंकि एक चैप्टर है क्लास 10th में जिसका नाम है माध्य माध्यक बहुलक, यानी सांख्यिकी के अंतर्गत भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकदम नंबर याद होना चाहिए, जब तक नंबर याद नहीं रहेगा तो सांख्यिकी वाले चैप्टर में भी आप लोग ऑब्जेक्टिव में क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। तो बेस यहीं से बनेगा हम लोगों का। चलिए, तो वो कैसा संख्या हो गया, प्राकृत संख्या। अब देखिए, जो प्राकृत संख्या है ना, इसका बहुत सारा फेजेज होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवन संख्या, यानी कि इवन नंबर देखेंगे हम लोग, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। ये देखिए, सम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, हालांकि कट जाता नहीं बोलिए, विभाजित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, तो 2 से पूरा पूरा जो विभाजित हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 ... ये सब कैसा संख्या है, सम संख्या होता है। कैसा संख्या होता है, सम संख्या। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विषम संख्या, यानी वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, अर्थात जिससे 2 से पूरा पूरा भागा नहीं लग पाता है, वो कैसा संख्या होता है, हमारा विषम संख्या होता है। जैसे में हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, ये सब तो है ना हमारा जूनियर क्लास का भी था, ठीक है ना। लेकिन इसको 10th में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका क्या करना है, रिवीजन करना है, और रिवीजन करके एक भी क्वेश्चन बोर्ड में छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों। बस खाली आप लोग क्या करते रहिए, ध्यान देते रहिए। नेक्स्ट, अगला जो है हमारा, वो कौन संख्या है, भाज्य संख्या। कौन संख्या देखेंगे हम लोग, भाज्य संख्या देखेंगे, यानी कंपोजिट नंबर को देखेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, और इसके अलावा अन्य से भी विभाजित हो जाए। यानी जो 1 से भी विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, और अन्य से भी विभाजित हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और पहली जो भाज्य संख्या है वो 4 होता है। पहली भाज्य संख्या 4 होता है, दूसरी भाज्य संख्या क्या होता है, 6 होता है, तीसरी भाज्य संख्या क्या होता है, 8 होता है, और चौथी भाज्य संख्या 9। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। यानी वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, और इसके अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से, 1 से और
अपने आप से सिर्फ विभाजित होती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या कौन होता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये सब कैसा संख्या होता है, डॉट डॉट कर दीजिए, ये सब कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ है अपनी बात माने और एक की बात माने, वो संख्या क्या कहलाता है, वो संख्या कहलाता है अभाज्य संख्या। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें ना एक आया ही नहीं, एक आया ही नहीं, ना तो इसमें आया और ना इसमें आया। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य के श्रेणी में आता है और ना ही अभाज्य के श्रेणी में आता है। यानी एक जो संख्या है वो ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा संख्या। इससे हम लोग क्या करेंगे, सांख्यिकी में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इससे हम लोग जो लेसन नंबर 1 है इसमें भी ऑब्जेक्टिव यहां से आएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों पुरुष देखेंगे, इसमें होंगे यूक्लिड, क्या, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि के द्वारा हम लोगों को HCF निकालने के लिए आता है। क्या निकालने के लिए आता है, HCF निकालने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ए बराबर BQ प्लस R, वेयर यानी जहां R का जो वैल्यू होना चाहिए वो B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 से, किसे, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। यानी यही है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब देखिए A का मतलब क्या होता है, तो A का मतलब भाज्य होता है, B का मतलब क्या होता है, तो B का मतलब भाजक होता है, ठीक है ना। और Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब क्या होता है, तो भागफल होता है। और R का मतलब क्या होता है, तो R का मतलब क्या होता है, शेषफल होता है। ध्यान रखिएगा इसको, यानी A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। कोई दिक्कत? यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपको दे देगा कि बताइए A बराबर 35 है, B बराबर 6 है, B बराबर क्या है, 6 है, तो बताइए कि यहां से R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करोगे आप, A बराबर BQ प्लस क्या कर लोगे, R कर लोगे। अब देखिए A का वैल्यू कितना है, 35 है, B का वैल्यू कितना है, 6 है, Q आपको पता नहीं है, आप मेरे भाई 6 से लगा लो ना, किस में लगा लो, 36 में लगा लो, कितना मरतबे लग जाएगा, 35 है ना, हाँ 35 में लगा लो, कितना से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना बच गया, 5 बच गया। इसका मतलब Q का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा, और R का भी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5 होगा। यानी ऑप्शन जहां पे आपको 5 दिखेगा आप इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। नेक्स्ट हमको इस लेसन में क्या देखना है, अब हम लोगों को देखना है, नेक्स्ट हम लोगों को अब क्या देखना है, तो हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड, क्या, अभाज्य गुणनखंड, और इस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF निकालने के लिए आता है, और क्या निकालने के लिए आता है, LCM निकालने के लिए आता है। और इस पे मैं क्या करूंगा ना, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि HCF और LCM, HCF और LCM, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जब आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिया तो बताइए जो लघुत्तम गुणनखंड वाला होता है, या हम लोग उसको कह सकते हैं जो न्यूनतम होता है, जो न्यूनतम घात वाला होता है वो क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। और जो अधिकतम घात वाला होता है,
कौन सा घात वाला? जो अधिकतम घात वाला होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? एलसीएम। न्यूनतम घात वाले को अगर आप लीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, और अधिकतम घात वाले को लीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यानी यहां से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहां से एक और क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो बहुत भी आई है। क्या है? यह है आपका A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इससे भी आपके क्लास 10th में एक क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स में भी रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। यानी कि A को हम लोग कहते हैं पहली संख्या और B को हम लोग कहते हैं दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अगला जो इस लेसन से कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है कि बिना लंबी विभाजन के आप बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार जो है ना वो शांत होगा और कौन जो है वो अशांत होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भिन्न P/Q के रूप में लिखा गया हो, P/Q के रूप में लिखा गया है, और जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, यदि Q का मान 0 नहीं है प्यारे बच्चों, तो करना क्या है कि यदि Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 का पावर m होगा या 5 का पावर n होगा। 2 का पावर m होगा या 5 का पावर n होगा या 2 का पावर m और गुने 5 का पावर n होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा शांत। क्या कहलाएगा? शांत। अदरवाइज सब का सब क्या कहलाएगा? अशांत। जैसे कोई आपसे पूछ दे, बताइए 3/8 है वो क्या है? शांत है कि अशांत है? अब देखिए, ऊपर वाले से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं ना है। चलिए देखिए, आज हम लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा पाठ भी करना अच्छी बात है, लेकिन अगर ऊपर वाले से मतलब होता, ऊपर वाले से डर होता, तो पूजा करने के बाद सभी लोगों को क्या करते? प्रसाद वितरण करते, और प्रसाद वितरण करने के बाद जो भी अच्छे वर्क होता सिर्फ उसको करते, गलत कर्मों को हम लोग नहीं करते। लेकिन हम लोगों को ऊपर वाले से डर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? गलत कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए, तो नीचे वाले से मतलब है, किससे मतलब है? नीचे वाले से। नीचे में कितना है? 8 है ना। 8 को आप तोड़ लीजिएगा, 4 हो जाएगा ना, फिर 2 से तोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या हो जाएगा? 3/2 का पावर 3। अरे मैंने यही तो बताया कि 2 का पावर m होना चाहिए। m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो देखिए इस रूप में आया ना, तो ये क्या कहलाया प्यारे बच्चों? ये शांत कहला गया। क्या कहला गया? शांत कहला गया। लेकिन इसी में क्वेश्चन देखते हैं, 17/24, 17/24। अब पूछेगा बताइए ये शांत है कि अशांत है? चलिए देखते हैं, कटेगा नहीं कटेगा। 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 3, 8 गुना 3। मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया क्योंकि 8 को अभी तुरंत आप तोड़े हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17/8 गुना 3। यानी इसको लिख सकते हो 17/2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। अरे भाई, मैंने यही बताया कि सिर्फ 2 आना चाहिए। सिर्फ क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, या सिर्फ क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। देखो, मैं आप लोगों को इन्विटेशन दूंगा तो मैंने सिर्फ यही बताया कि देखिए, चाहे आप आ जाओ या तो अपने आप गार्जियन को लेकर के आओ, लेकिन गार्जियन में भी मैंने फिक्स कर दिया कि आपके साथ मम्मी होनी चाहिए या तो फिर
पापा होने चाहिए, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई, आपने तो सही में मम्मी या पापा दो में से एक लोग को लेके आए, लेकिन इसको मैंने लाने के लिए नहीं बोला था, इसलिए हम गेट कहाँ कर देंगे, बंद कर देंगे। इसका मतलब 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन 3 काहे आया? और जब 3 आया तो ये अब क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा, यानी अब ये शांत नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस लेसन से अब आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। फिर एक और कॉन्सेप्ट था सिद्ध करने के लिए, जो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, और इसी तरीके का प्रत्येक लेसन का मैं आप लोगों को निचोड़ लेकर के आऊँगा। और लास्ट जो आपका 10 दिन बचा हुआ है, अगर 10 दिन आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ इस बार 80+ हो जाएगा। वैसे बच्चों का जो बच्चे अभी पास होने के लिए सोच रहे हैं, क्या करने के लिए सोच रहे हैं? पास होने के लिए सोच रहे हैं कि मैं कैसे 30 नंबर लेकर के आऊं। 30 नहीं बच्चे, आपका 80 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा? 80 नंबर आएगा। ठीक है ना? एक कोटेशन था, एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों कि आप मुझे टाइम दो, आप मुझे टाइम दो और मैं आपको नंबर दूंगा, चाहे जैसे नंबर आए, लेकिन आएगा। ये आप एक बार क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, जोड़िए इस YouTube चैनल पे, ताकि आपका जो शेयर है ना, आपका जो लाइक है ना बच्चों, वो मेरे अंदर एनर्जी पैदा करता है। ठीक है? जो एनर्जी क्या होता है, आपके बैच में दिखेगा, यानी कि जो वीडियो है ना, उस वीडियो में दिखेगा। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके तक, यानी कब तक? जब तक आपका एग्जाम ना शुरू हो जाए। 15 तारीख से एग्जाम है ना आप लोगों का, यानी 15 से पहले आप लोगों को फुल परिपक्व वीडियो एकदम दूंगा, जिससे आप लोग क्या करोगे, एग्जाम में एकदम हिट करोगे प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।